गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स में पालमपुर की कहानी। ठीक है। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कतें आ रही होंगी, आवाज़ नहीं है, वीडियो नहीं आ रहा या टॉपिक समझ नहीं आया, तो वो स्कूल वेबसाइट पर जाकर ई बुक ई वीडियो में जाकर भी अपने सब्जेक्ट के वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पालमपुर की कहानी। क्लास 9 का चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स से। कोशिश करते हैं कि एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए, और नहीं हो पाए तो फिर पार्ट 2 बनाया जाएगा। तो पालमपुर एक कहानी है, गांव की कहानी है। हम लोग गांव की कहानी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने गांव से बिछड़ चुके हैं, शहरों इलाकों में गांव की पद्धति को नहीं जान पाते हैं। तो ये पालमपुर गांव की कहानी ये बता रहा है कि यहाँ पे जो उत्पादन हो रहे हैं वो किस तरह के होते हैं, और वो उसके से कैसे शहरों के कार्य में फ़र्क आता है और उत्पादन नहीं होते। तो पालमपुर कहानी एक काल्पनिक कहानी है, ये वास्तविक नहीं है। पालमपुर का नाम के कोई शहर ऐसी गांव नहीं है, लेकिन हो सकता है आकस्मिक इस नाम के गांव हो भी हो भारत में। लेकिन यहाँ पे जो कहानी पढ़ रहे हैं वो एक काल्पनिक पढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति के अपने गांव से रिलेशन होते हैं, और गांव में वो जाता है तो देखते हैं कि हर तरह के वहाँ पे कार्य होते रहते हैं। ठीक है। तो पालमपुर कहानी में सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पालमपुर गांव जो है वो 450 परिवार का एक समूह है। कितने परिवार का? 450 परिवारों का समूह है, जिसमें 150 जो परिवार है जिनके पास भूमि नहीं है, और 250 जो परिवार है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भूमि कम है। बाकी जो 80 जो परिवार है जो सुखी संपन्न है, जिनके मकान अच्छे हैं, मिट्टी के हैं, वो जमींदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भूमि अधिक है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये 450 परिवार है, जिसमें 80 परिवार सुखी संपन्न है, 1/3 भाग जो है दलितों का है, अनुसूचित जाति है, जो भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है। इसके बाद पालमपुर जो गाँव है, इसके 3 किलोमीटर दूर है राजगंज जो है, और सदरगंज। ऐसा 2 गांव हैं जो 3 किलोमीटर के अंदर में इसको सड़क मार्ग से जोड़ता है। यहाँ पे 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक प्राथमिक विद्यालय 8 क्लास तक, और एक जो हाई स्कूल है। इसके अतिरिक्त एक प्राइवेट अस्पताल है, एक सरकारी अस्पताल है, जो हर गांव में देखने को मिलता है। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, हर गांव में बिजली या बिजली से ही सिंचाई के कार्यक्रम होता है नलकूप के द्वारा। ठीक है। तो बिजली के कारण ही सिंचाई का कार्यक्रम होता है, और अधिकतर काम यहाँ पे परिवहन के माध्यम से होता है, और परिवहन के माध्यम से यहाँ के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो शहरों में दूसरे गांव में ले जाकर बेचे जाते हैं। वो बनते क्या प्रोडक्ट हैं वो आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बनते हैं। और पालमपुर गाँव में जो है वो सबसे प्रधान होता है कृषि। पालमपुर कोई भी गाँव होता है उसमें वहाँ पे कृषि प्रधान होता है। देश की अधिकतर जनसंख्या 70 से 75% जो जनसंख्या है वो कृषि करती है। इसी कारण भारत को गाँव का देश कहते हैं। ठीक है। तो सबसे अधिक क्या होता है? यहाँ पे कृषि होता है, और कृषि के अतिरिक्त बहुत से यहाँ पे कार्य होते हैं जिसे कहते हैं गैर कृषि कार्य, जिसमें कृषि को छोड़कर, वैसे कृषि किसे कहते हैं तो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। कृषि एक प्राथमिक कार्य है जिसके तहत खनिजों का खनन, यदि भूमि का ऊपरी परत जिसमें फसलों का उत्पादन होता है, फल फूल लकड़ियाँ जो वनों से प्राप्त होता है, खनिजों को प्राप्त किया जाता है, और मछली पालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, ये जो भी पशुपालन है ये भी सब कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। इसके कृषि के अलावा जो भी कार्य किया जाता है उसे कहते हैं गैर कृषि कार्य। तो पालमपुर में गांव में कुछ गैर कृषि कार्य भी होते हैं, और गैर कृषि कार्य क्या है? तो गैर कृषि कार्य में यहाँ पे डेयरी उत्पादन होता है, क्योंकि पशुपालन पाया जाता है तो वहाँ पे दूध उत्पादन भी होगा, दूध उत्पादन होगा तो यहाँ पे डेयरी उत्पादन का भी कार्य चलता है। तो यहाँ पे डेयरी भी चलता है, और विनिर्माण भी होता है। विनिर्माण मतलब लघु विनिर्माण, जो छोटे छोटे वस्तुओं का निर्माण होता है। वी का होता है वस्तु। तो पालमपुर में गैर कृषि कार्य होते हैं जिसे विनिर्माण, वी का होता है वस्तु का निर्माण, जिसमें गन्ना से गुड़ बनाने का काम होता है। फिर आपको यहाँ पर जो दूध उत्पादन होता है, इसके अतिरिक्त आपको परिवहन के कार्य होता है, संचार के माध्यम में सिंचाई कार्य होता है। तो ये सब कार्य जो आपके होते हैं पालमपुर कार्य में। तो ये पालमपुर में हमने परिचय में पढ़ा कि पालमपुर एक सुखी संपन्न गाँव है जहाँ पे कृषि होता है, गैर कृषि कार्य भी होते हैं। परिवहन के संचार के माध्यम में परिवहन के लिए ट्रैक्टर, भैंसा गाड़ी, टांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जीप, ट्रक, ये गाड़ियाँ हैं। सड़कें भी अच्छी हैं, अस्पताल भी है, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। और यहाँ पर जो स्कूल है, कॉलेज नहीं है, स्कूल है और हाई स्कूल है। यहाँ पर इतने व्यवस्था पालमपुर में गाँव में हैं, और सिंचाई के आधुनिक स्रोत भी है। जो पहले
रेहट से, नलकूप से, नहरों से जो कृषि की जाती है वो अब पंप सेट द्वारा, हार्वेस्टर द्वारा, स्प्रिंकलिंग सिंचाई, इनके माध्यम से अब यहाँ पे आधुनिक सिंचाई के स्रोत भी पालनपुर में उपलब्ध हैं। अब चलते हैं उत्पादन का संगठन। उत्पादन मतलब प्रोडक्ट का जो आते हैं वो कैसे आएंगे। कोई भी वस्तु का निर्माण 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले आपका भूमि, तो उत्पादन का पहला जो है वो भूमि है। तो उत्पादन का पहली आवश्यकता क्या है? भूमि। कोई भी हमको उद्योग स्थापित करना है, स्कूल कॉलेज स्थापित करना है, या कोई भी फैक्ट्री को स्थापित करना है, कुछ भी हमको चाहिए, कृषि ही करना है, तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या? भूमि। तो पहली आवश्यकता क्या है? उत्पादन का पहली आवश्यकता है भूमि। भूमि जो है स्थिर है, ये बढ़ा ही नहीं सकता, धीरे धीरे घटते जा रहा है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम लोग का जनरेशन बढ़ते जाता है, तो ये भूमि जो बड़े क्षेत्र आकार का होता है वो पिता से बेटों में उनके आकार धीरे धीरे घटते जाए, क्योंकि बंटवारे के अनुसार भूमि धीरे धीरे कम होता है। उसी में घर बनाना है, उद्योग धंधे स्थापित करना है, और भूमि बंजर भी है, कृषि कार्य भी होता है। इस कारण ये भूमि धीरे धीरे घटते जा रहा है, और भूमि की जो है वो स्थिर है, ये बढ़ नहीं सकती है। तो उसके बाद भूमि जो क्या है? पहली आवश्यकता है। दूसरा है श्रम। अगर खेती करने के लिए अगर भूमि मिल गया, अगर सस्ते श्रमिक नहीं मिले, मतलब परिश्रम करने वाले श्रमिक नहीं मिले, तो वो भूमि हमारे कोई उपयोग में नहीं आएंगी। चाहे वो उद्योग बनाए, स्कूल कॉलेज बनाए, या कृषि कार्य में जो भी आप उपयोग करें। तो भूमि के साथ साथ दूसरा हमें आवश्यकता है क्या है? श्रम। श्रम मतलब श्रमिक यहाँ पर। और तीसरा जो आवश्यकता है वो है पूंजी, जिसे कहते हैं भौतिक पूंजी। अगर भूमि है, श्रम है और पूंजी नहीं, तो वहाँ पर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को उत्पादन नहीं कर सकते। तो तीसरी हमारी आवश्यकता क्या है? वो है पूंजी। पूंजी में जिसे कहते हैं भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को 2 वर्गों में बांटा गया। एक बताया गया स्थायी पूंजी, दूसरा है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? स्थायी पूंजी उसे कहते हैं जो एक बार हमने खरीद लिया, कुछ समय के लिए हमारे पास स्थायी रह जाता है। जैसे मशीनें खरीद ली हमने, औजार खरीद लिया कृषि के लिए, यंत्र, कंप्यूटर खरीद लिया, या टरबाइन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये जितने भी प्रोडक्ट हमने खरीदे कृषि कार्य के लिए, तो ये हमारी स्थायी पूंजी है। एक बार पैसा तो लगा, लेकिन ये हमारे लिए कुछ समय के लिए काम आएंगे, जिसे कहते हैं स्थायी पूंजी, जिससे हम बहुत से पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है कार्यशील पूंजी। कार्यशील मतलब ये कुछ कार्य के लिए हमारे पास आते हैं फिर चले जाते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कच्चा माल, कोई यदि कच्चा माल खरीदता है, जैसे बीज को खरीदता है, किसान लोग क्या करते हैं? बीजों को खरीदते, खेतों में डालते, जब तक से वो खरीदते हैं वो उनका कार्यशील पूंजी हो। बीज डाल दिए, उनका पूंजी खत्म। अब जब तक वो पूंजी तैयार नहीं होगा फसल के रूप में, तब तक वो कार्यशील पूंजी उनका नुकसान। दूसरा है नगद पैसा। किसी से उधार लेकर पैसा कृषि कार्य करते हैं, या किसी शादी ब्याह में, या निजी लोग में जो यूज करते हैं पैसा, नगदी पैसा, वो भी कार्यशील पूंजी है, जो कुछ समय के लिए हमारे पे आती है और चली जाती है। यह है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी मशीन, औजार और घरेलू पार्ट्स जो हमेशा के लिए होते हैं। स्थायी पूंजी है। कार्यशील पूंजी कुछ समय के लिए आती है फिर चली जाती है, ये कार्यशील पूंजी है। भौतिक पूंजी के 2 प्रकार हैं। ये उत्पादन के संगठन, ये 3 प्रकार है, भूमि, श्रम और पूंजी। इसे कहते हैं उत्पादन का संगठन या उत्पादन का कारक। इसके अतिरिक्त जो चौथा है उसे कहते हैं मानव पूंजी। अगर हमारे पास भूमि है, श्रमिक भी है, पूंजी भी है, लेकिन मानव पूंजी नहीं, मानव पूंजी जिसे कहते हैं मानव संसाधन, अगर मानव ट्रेंड नहीं है तो उसका उपयोग करना नहीं जानता। ठीक है। अफ्रीका जैसे गरीब देश है, वहाँ पर बहुत सारे सस्ते श्रमिक, बिहार बहुत सस्ते श्रमिक है, लेकिन इसका उपयोग करना नहीं जानेंगे तो वो उनका उपयोग, कोई उत्पादन वो नहीं कर पाएंगे। तो मानव पूंजी के अंतर्गत ही एक जैसे फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री एक ऐसी भूमि पे बना है फैक्ट्री, उसमें मशीनें जो होती हैं वो आपको हो जाएंगी स्थायी पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होंगी? वहाँ पे कच्चे माल सूत्र जो होते हैं, कागज, धागा, वो उनके कार्यशील पूंजी होंगी। वहाँ पे काम करने वाले सस्ते श्रमिक मजदूर जो होंगे वो श्रम में होंगे, और पूंजी जो उद्योग को स्थापित करने में लगे होंगे वो पूंजी हो गया। अब वहाँ पर जो उसको मेजरमेंट कर रहा है वो है मानव संसाधन, जो डायरेक्शन के अनुसार प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवा रहा है, उसको लाना है, ले जाना, उसको बेचना, तो वो सब का है वो मानव पूंजी में आता है। मानव एक संसाधन है, मानव एक पूंजी, क्योंकि वो अपने विवेक, क्षमता और कौशलता के अनुसार वो बहुत से पूंजियों का निर्माण कर सकता है, उसे कहते हैं मानव पूंजी। जैसे अध्यापक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब क्या है? मानव संसाधन है, जो एक से दूसरे को तैयार करते हैं। मानव ही मानव को तैयार करते हैं, इसलिए मानव को पूंजी भी कहते हैं, मानव को संसाधन भी कहते हैं। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे फसल के प्रकार पढ़ना है। पालनपुर में फसल होते हैं जो हमने बताया कि यहाँ पे मुख्य फसलें गेहूँ, गन्ना, बाजरा, आलू और चावल की खेती होती है। यहाँ की मुख्य फसलें होती हैं। तो यहाँ पे जो फसलें होती हैं, तो इन फसलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसे कहते हैं शस्य प्रारूप, जो हर जगह हर गाँव में देखने को मिलता है। जो है खरीफ फसलें, रबी फसलें और जायद फसलें। खरीफ फसलें क्या है, जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं और अक्टूबर ये जो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसे कहते हैं खरीफ फसल। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, सोयाबीन, ऐसे फसलों को कहते हैं खरीफ फसल, जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे हैं रबी फसल, जो सर्दी के मौसम में ये उगाए जाते हैं। अक्टूबर से सितंबर मंथ के बीच में इसे बोया जाता है, अप्रैल से जून मंथ के बीच में इसे काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन से फसलें आते हैं, जो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ऐसे फसलों को रबी फसल कहते हैं, जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। तीसरा है जायद फसलें, जिसे कहते हैं गर्मा फसलें। तो गर्मा फसलें जो रबी और खरीफ दो फसलों के बीच में जो उगाया जाता है, मतलब सर्दी और बरसात के बीच में जो उगाया जाता है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो फसलों को उगाया जाता है, उसे कहते हैं जायद फसलें। और जायद फसलें में कौन से आते हैं, जो पानी वाले फल, जो हम लोग गर्मी में उपयोग करते हैं। पानी वाले फल मतलब नारियल नहीं बच्चों, क्या, खीरा, तरबूज, खरबूज, जिसके अंदर पानी होता है, जिससे हम लोग एनर्जी मिलता है गर्मी में, ठीक है, हमारे पानी। तो जो राजस्थान, रेगिस्तान ऐसे इलाकों में ज़्यादा होते हैं, इनमें सब्जी फसलें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं जायद फसलें। इसे कहते हैं फसल के प्रकार, जिसे कहते हैं शस्य प्रारूप। तो ये शस्य प्रारूप भी पालनपुर गाँव में होते हैं। और इसके अतिरिक्त पढ़ना है, पालनपुर गाँव में बहुविधि फसल प्रणाली भी अपनाई जाती है, जो कृषि के आधुनिक तकनीकें होते हैं। पहले किसान जो थे एक खेत में एक ही फसल उगाते थे और सालों भर उसी से वो कहते रहते थे, चावल, गेहूँ, जिससे भूमि की मृदा उपजाऊपन नष्ट होने लगती थी, जो भूमि है बंजर होने लगती थी। तो पालनपुर गांव जो है, जो आधुनिक हम लोग कल्पना मात्र है, जो अच्छा आदर्श गांव के रूप में है। तो यहाँ पे बहुविधि फसल प्रणाली, मतलब बहुविधि फसल प्रणाली कहते किसे, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। एक वर्ष में एक खेत में एक से अधिक, दो या दो से अधिक फसलों को उगाने को प्रक्रिया को कहते हैं बहुविधि फसल। किसी भी एक खेत में, कोई खेत है, उसमें एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसल उगाया जाता है एक साथ, तो उसे कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली, ठीक है। जिसमें चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, एक साथ दो फसलों को उगाया, उसे कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें पढ़ना है हरित क्रांति। 1960 के दशक में HYV मतलब जो HIV जो बीज होते, उन्नत किस्म के बीज जो भारत में कहते हैं महामारी के कारण, फसलों के खराब होने के कारण यहाँ के बीज नष्ट हो चुके थे। तो विदेशों से डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री काल में ब्रिटेन से बीजों की उन्नत किस्म को मंगाया गया और यहाँ पे भारत के पार्लियामेंट के सामने कृषि की गई। फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा में कृषि गई और देखा गया गेहूँ की पैदावार में बढ़ोतरी हो गया। ये किसके अंतर्गत किया गया, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। तो फिर से सुनिए, हरित क्रांति क्या, डॉक्टर एस स्वामीनाथन द्वारा 1960 के दशक में विदेशों से उन्नत किस्म के बीजों को, गेहूं के बीजों को मंगाया गया, भारत में कृषि की गई, पंजाब हरियाणा में देखा गया कि इसका पैदावार बढ़ गया। उसे कहते हैं हरित क्रांति, जिसके कारण भारत खाद्य संसाधनों में, खाद्य पूर्ति में आत्मनिर्भर बना। उसके बाद से भारत में खाद्य के लिए आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई, ना ही कोई महामारी, नहीं फसलों के कमी होने के कारण भारत में भूखमरी के शिकार हो रहा, ठीक है। इसके बाद सिंचाई के आधुनिक स्रोत तो बताइए चुके हैं कि सिंचाई के आधुनिक स्रोत के नलकूप है, उर्वरक है, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना है, जिसके कारण हमारा पैदावार अधिक हो, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करना है। तो ये आज सिंचाई के आधुनिक स्रोत है। इसके बाद गैर कृषि कार्य, कृषि को छोड़ के जो भी कृषि कार्य होते हैं उसे कहते हैं गैर कृषि कार्य। डेयरी है, दुकानदारी है, गैर कृषि कार्य। इसके बाद यहाँ पे पढ़ना है डाला किसान या मोझोले किसान। डाला किसान जो छोटे किसान हैं, मोझोले किसान जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जिन अपने अंदर बहुत से भूमिहीन जो किसान होते हैं उनको अपने अंदर रखते हैं और वो उनसे न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं। सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 2011 के अनुसार निर्धारित है 115 रुपये। कितना लिखा गया, 115 रुपये, बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है। अभी हाल में न्यूनतम वेतन एक लेबर भी लेता है तो 350-400 रुपये लेता है, जबकि एक डाला किसान जो है वो मात्र 60 रुपये के हिसाब से काम करते हैं। कितना, 60 रुपया। सरकार द्वारा निर्धारित है 115 रुपया,
न्यूनतम में कम, लेकिन उससे भी कम उसको डाला किसान को दिया जाता है। डाला किसान करता क्या है, खेतों में खरपतवार को नोचता है, फसलों को रोपता है, फसलों को काटता है, बीजों को खरपतवार को अलग करता है। इसमें अधिकतर महिलाएं काम करती है, जो 30 रुपये 35 रुपये रोज पे काम करती है। महिलाओं का झुंड जो होता है गाँव में देखते हैं काम करते हैं पानी में, वर्षा ऋतु में चावल के, तो वो है डाला किसान उन्हें कहते हैं। ठीक है, वैसे किसान की इमेज से हमारे अंदर में पुरुष का आता है, लेकिन अधिकतर किसान के कार्य महिलाएं ही करती हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये 9 पॉइंट तक हमने बता दिए। 10वां पॉइंट है पाठ की कहानी। और पाठ की कहानी में 4 कहानियों का जिक्र है, ध्यान से सुनिएगा। 4 कहानी, एक है सविता की कहानी, दूसरा है मिश्री लाल की, तीसरा है करीम की, चौथा है किशोर की। ये 4 कहानी है। सबसे पहले चलते हैं सविता की कहानी। सविता की कहानी क्या है, वो एक गरीब किसान है जिसके पास अपनी भूमि है, लेकिन उसे लोन नहीं मिलता। लोन मतलब फसल को उगाने के लिए, बीज को खरीदने के लिए, खाद को डालने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। वो बड़े ज़मींदारों से पैसा 3000 रुपया फसल के मौसम में उधार लेती है, ताकि वो अपने खेतों में अनाज को उगा सके। लेकिन उसे अनाज तो उसे कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं था, मतलब कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था सविता को। तो वो अपने बड़े जमींदारों के पास जाती है, ठेकेदार के पास जहाँ पर वो कार्य करती है। तो उसे पैसा तो मिलता है 3000 उधार, लेकिन उसको उधार के लिए शर्त ये रहती है कि कृषि के मौसम में उसे 30 से 35 रुपये के हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसे लोन ज़्यादा देना पड़ेगा, कर्ज ज़्यादा देना। इस पर वो राजी होती है, क्योंकि उसे लोन देने के लिए तैयार नहीं थे, इतना कम पैसे में, जबकि 60 रुपये आपका डाला किसानों का था। उस वक्त उसको 30 से 35 रुपये मिलता है, फिर भी वो राजी हो जाती है, क्योंकि उसे लोन देने के लिए कोई सरकारी संस्थाएं काम नहीं करती। और सरकारी संस्थाओं के लिए लोन लेने में भी इतनी आसानी नहीं है। डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको गिरवी रखने के लिए चाहिए, गारंटर चाहिए, बहुत से कागज पत्र चाहिए, जिसके कारण लोन की ऐसी पूर्तियों को गरीबों को तक वंचित रह जाते हैं। इसके कारण वो बड़े बड़े जमींदारों के चुंगल में फंसते जाते हैं, अपनी ज़मीन को बेचकर फिर गरीब बन जाते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं। तो सविता की कहानी इस तरह है। इसी तरह मिश्री लाल की कहानी क्या है, मिश्री लाल गन्ना से गुड़ बनाता है और अपने पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर जो सदरगंज है, वो वहाँ पर ले जाकर गुड़ों को बेचता है, जिससे वो कुछ पैसा कमा लेता है अपनी जीविका को चलाने के लिए। करीम की कहानी क्या है, करीम जो है वो देखा कि बच्चे जो हैं वो पालमपुर गांव से अन्य गांव में जाते हैं, और वहाँ पे जो हाई एजुकेशन के बच्चे हैं वहाँ पे कंप्यूटर के लिए बाहर पढ़ने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर का केंद्र गांव में खोल दिया। वहाँ पे देखा कि 2 कंप्यूटर के जानकार महिलाएं थी जो उसमें कार्य नहीं कर रही थी, तो उनको उन पे कार्य पर रख दिया होगा और अच्छा पैसा कमा सके। मतलब गांव में ही कंप्यूटर केंद्र खोल दिया, घर बैठे वो पैसा कमाने लगा। ठीक है, अब गांव के बच्चे विदेश बाहर नहीं जाने लगे, अब वहीं पे फार्म भरने के लिए वहीं पे कंप्यूटर की शिक्षा लेने लगे। और जो चौथा कहानी किशोर की कहानी है, जो एक भैंस को पालना शुरू करे और उसको दूध निकाल कर वो विदेश गाँव के बाहर वाले इलाकों में बेचने का काम। इससे 1 से 2 भैंस हुआ, 2 से 3 हुआ, वो अपने दूध व्यापार से है। इस तरह 4 कहानी अपने पढ़ते तो हर गांव में देखने को मिलता है कि कोई कर्ज में डूबा रहता है किसान, तो कोई आपको गुड़ बनाने का, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का, कोई जूता बनाने का, हर गाँव में कार्य होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें चारों में आपको देखा गया है कि सबसे अधिक मानव पूंजी किस में काम कर रहे थे, वो है करीम बराबर, कि घर बैठे अपने कंप्यूटर केंद्र खोलिए, जहाँ ज़्यादा पूंजी की भी आवश्यकता नहीं है, डूबने का भी हक नहीं है, और ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि गन्ना अगर नहीं मिलेगा तो वो गुड़ नहीं बना पाएगा। भैंस बीमार हो जाएगी, भैंस खरीदने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, तो वो दूध व्यापार भी ठप हो जाएगा, तो वो बेरोजगार हो सकता है। अगर सविता का जो 3000 किराया कर्ज लेती है और वो उसके फसल खराब हो जाएंगे, तो वो कर्ज नहीं देने के कारण उसकी ज़मीनें चल जाएगी। लेकिन कंप्यूटर के में क्या है, उसकी कंप्यूटर बंद, तो वो दूसरा कंप्यूटर ले सकता है या उसको रिपेयर करा सकता है। तो इसमें ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा इसकी डिमांड भावी में जारी है। इसलिए पालनपुर की कहानी में हम लोग ये सीख मिलते हैं कि हम लोग की गाँव की जो पद्धति है किसानी, जो कृषि कार्य है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजिंग लाने की जरूरत है, जो हर गाँव में देखने को मिलता है। तो पालमपुर गांव की कहानी में यही हमने जाना कि पालमपुर गांव में जो उत्पादन के संगठन है, भूमि, श्रम, पूंजी, जिसमें मानव पूंजी भी आता है, इन चारों के कारण ही हम किसी गांव का विकास कर सकते हैं। और उन विकास में थोड़ा बहुत मदद होना चाहिए आधुनिक तकनीक का, बहुविधि फसल प्रणाली है, चाहे करीम की तरह आपको रोजगार भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हो सकता आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं समझ आया तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड नाइट बच्चों।